दोस्तों नमस्ते। आज आपके लिए मैं उपयोगी वीडियो लेके आया हूँ। बहुत से विद्यार्थी मुझे मैसेज करते हैं कि सर सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान की हमें तैयारी करनी है। तो सामाजिक विज्ञान में एक इतिहास भाग आता है। ठीक है, वैसे 8 या 9 सब्जेक्ट आते हैं सेकंड ग्रेड सामाजिक में, पर तो इतिहास भाग के लिए मैं उपयोगी ये वीडियो लेके आया हूँ। ये प्रश्न पत्र है 2023 की, जो संस्कृत विभाग की सेकंड ग्रेड परीक्षा हुई है ना, सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की, उसमें से 19 प्रश्न है। मैं आपको हल कराने का प्रयास करूंगा और साथ ही मैं बताने का प्रयास करूंगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है और जो हमारी बुक चलती है उसमें इन प्रश्नों में से कैसा हमारा प्रदर्शन रहा है। और सबसे उपयोगी चीज है कि आपको इतना बड़ा विशाल मैटर भी नहीं है, 17-18 टॉपिक है और 18-19 प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रश्न बेसिक होते हैं और कुछ प्रश्न कठिन होते हैं। ठीक है, अब संस्कृत विभाग की जो परीक्षा होती है ना, उसमें हमेशा प्रश्नों का लेवल अच्छा रहता है, जहां तक मैंने देखा है। इस बार सामान्य शिक्षा का पेपर भी अच्छा था और थोड़ा सा मुझे लगा कि संस्कृत विभाग वाला इस बार थोड़ा इजी दे रखा है। ठीक है, 18-19 प्रश्न है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप भी पैटर्न को समझने का प्रयास करना, ताकि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है और आपको किस दिशा में तैयारी करनी है, दोनों चीजें आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो पहला प्रश्न देखो, सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब सारगोन देखो, ये मेसोपोटामिया का एक सम्राट था। ठीक है ना, कहाँ का था? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का सारगोन नामक सम्राट था। उसके अभिलेखों में हमें जानकारी मिलती है सिंधु सभ्यता के लेकर कुछ क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले चीज तो कि मेसोपोटामिया से हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे थे, तभी तो हम वहां से कुछ स्रोत मिले हैं। तो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध अच्छे थे, ये बात भी हमने, ये प्रश्न वैसे रिपीट है, ये नया प्रश्न नहीं है, आपको लग रहा होगा, परंतु ये 8-10 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका और ये मैंने प्रश्न बैग में बेहद शानदार तरीके से इसको समझाया है। ठीक है, अब देखो सारगोन में 3 शब्द मिलते हैं। ठीक है ना, एक दिलमुन मिलता है, एक मगन मिलता है, एक महलुआ मिलता है। ठीक है, अब जो दिलमुन शब्द का प्रयोग किया गया था वो बेहरीन द्वीप के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? दिलमुन शब्द का प्रयोग बेहरीन द्वीप के लिए किया गया था। ये आप याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न बन चुका है तो आगे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, मगन का प्रयोग तटीय क्षेत्र ओमान के लिए किया गया था। मेलुआ का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए किया गया था। भाई इस सोरगोन अभिलेख में कहा गया कि मेहलुआ, जिसे हम कहते हैं, इसको हम व्यापारियों का देश भी, ऐसा इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, तो आप इतना दिमाग रखना कि मेहलुआ शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए किया गया, मगन का प्रयोग ओमान के लिए किया गया और दिलमुन का प्रयोग बेहरीन द्वीप के लिए किया गया था। बेहरीन द्वीप को हाथियों का देश भी इसमें कहा गया। ठीक है, तो आप ये अच्छे से दिमाग में, तीनों दिमाग में आप रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ऋग्वेदिक काल में कौन सा देवता युद्ध का देवता कहा गया है? अब सबसे बेसिक प्रश्न है, जब भी हम वैदिक काल निकालते हैं ना, तो देखो प्रश्न वहीं से बनता है जहाँ सबसे ज्यादा उपयोगी बिंदु। मैंने आपको कहा ना, जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं ना, तो वैदिक काल में हम देवता पढ़ते हैं। ठीक है, अब देवताओं में सबसे सर्वोच्च देवता की बात आती है तो वो इंद्र है। ठीक है ना, सर्वोच्च देवता की बात आती है तो इंद्र है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। भाई अग्नि का तो क्यों नहीं पूछा, विष्णु का नहीं पूछा, रुद्र का नहीं पूछा, इंद्र का ही क्यों पूछा है? क्योंकि ये सबसे उपयोगी सर्व प्रमुख देवता वैदिक काल में कोई था तो इंद्र था। और इंद्र के लिए 250 सूक्त हमें मिलते हैं। कितने सूक्त मिलते हैं? 250 सूक्त मिलते हैं द्वितीय मंडल में। ऋग्वेदिक के द्वितीय मंडल में हमें इंद्र से संबंधित 250 सूक्त मिलते हैं, जो
किसी भी देवता के लिए सर्वाधिक शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इंद्र के लिए कितने शब्द? 250। फिर है अग्नि, अग्नि के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया था? 200 बार अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो युद्ध का देवता, इसको रथेष्ट भी कहते हैं, रथेष्ट भी कहते हैं, पुरंदर भी कहते हैं, और भी बहुत सारे इसके नाम है। तो इंद्र बहुत उपयोगी देवता है। अग्नि का सर्व प्रमुख देवता तो ये आ ही गया है, साथ में युद्ध का देवता भी है। ये इंद्र रुद्र का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये देखो, कार्य कारणवाद की बौद्ध अवधारणा कहलाती है। ठीक है ना, ये वैसे जैसे हम जब भी बौद्ध और जैन धर्म पढ़ते हैं ना, तो आप साथ में जैन धर्म की दार्शनिक शिक्षा, बौद्ध धर्म की दार्शनिक शिक्षाएं आप जरूर साथ में पढ़ते रहना, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप जब दर्शन शास्त्र पढ़ते हो ना, दर्शन शास्त्र आप जब पढ़ते हो ना, तो वहां भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ना होता है, उसका दार्शनिक पक्ष पढ़ना होता है। इसलिए आप अच्छा है इतिहास में जब पढ़ो ना, तो साथ में बेसिक साथ में तैयार कर लिया करो। ठीक है, अब कार्य कारणवाद की जो अवधारणा है ना, कार्य कारणवाद की अवधारणा बौद्ध धर्म की कहलाती है, और वो कहलाती है प्रतीत समुत उत्पाद। ठीक है ना, ये आपको शब्द ऐसा लग रहा होगा आपका पहली बार, परंतु ये जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, ये सबसे बेसिक प्रश्न है। इससे बेसिक प्रश्न कोई नहीं हो सकता। प्रतीत समुत्पाद का मतलब है कि कोई वस्तु है तो उस वस्तु का कारण है। भाई कोई वस्तु है तो उस वस्तु के होने का कोई कारण तो अवश्य ही होगा। ठीक है ना, तो कार्य कारणवाद की अवधारणा कहलाती है प्रतीत समुत उत्पाद। ठीक है, और यही मूल बौद्ध धर्म की अवधारणा है। इसमें अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य वो भी उपयोगी है, परंतु ये सबसे उपयोगी कार्य कारणवाद की अवधारणा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये देखो, मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि की माप और उनकी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी था? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मौर्य प्रशासन की केंद्रीय प्रशासन को छोड़ करके ये जो बीच की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ना, केंद्र और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच के जो अधिकारी थे ना, उनको लेकर ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें स्पेशल ही प्रश्न पूछा है कि भूमि के माप और उनकी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, आप देखो इसमें उत्तर क्या होगा? रज्जुक होगा। उत्तर क्या होगा? रज्जुक होगा, क्योंकि ग्रामिक तो हो नहीं सकता भाई, ग्रामिक तो हो नहीं, क्योंकि ग्रामिक गांव का अधिकारी ग्रामिक कहलाता है, तो ये बेसिक हो नहीं सकता। प्रादेशिक था, प्रादेशिक ये केंद्र सरकार और केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच की कड़ी के रूप में हम इसको मान सकते हैं। और युक्त हमेशा कहलाता था लेखपाल। इसे हमें जानकारी भी मिलती है कि युक्त कहलाता था, लेखपाल कहलाता। जो रज्जुक होता था ना, वो भूमि का माप और उनकी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी था। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। जो विद्यार्थी कंसेप्ट बेस्ड पढ़ता है ना, केंद्र सरकार और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच के जो अधिकारी है ना, युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक, उनके बारे में ये प्रश्न अच्छा प्रश्न बना है। ठीक है, तो ये प्रश्न मुझे लगा कि अच्छा है। ये प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम चैत्य है? ठीक है, अब ये प्रश्न देखो, आपके टॉपिक लगता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में टॉपिक लगता है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, ठीक है। अब स्थापत्य कला टॉपिक आपके दे रखा है, और सबसे बेसिक प्रश्न बनाया है। सबसे बेसिक प्रश्न बनाया है कि सबसे पहले तो आप देखो विशालतम चैत्य का पूछा है। तो मौर्योत्तर काल में देखो सबसे 2 महत्वपूर्ण वंश आपको तैयार करने हैं। भाई जो चीज उपयोगी है उनको ही तैयार करना। एक तो शुंग वंश, ठीक है, एक तो शुंग वंश की तैयार करनी है आपको, और एक है सातवान वंश, ठीक है। इन 2 वंशों के बारे में आपको कंप्लीट यहाँ आपको तैयार करना है। तो सातवान वंश के बारे में ये प्रश्न बना है, ठीक है ना। ये कारले है, भांजा है, कनेरी है, बड़से हैं, ये सारे किस कालीन है? ये सातवाहन कालीन है,
ठीक है। अब इसमें से प्रश्न क्या बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम चैत्य, सबसे विशालतम चैत्य कौन सा है, तो वो कार्ले का है। ठीक है ना। पूछ ले कि शब्द सुरक्षित, सुरक्षित भी पूछ ले तो आपको ये रखना है, सबसे विशाल आपको ये रखना है, सबसे प्रसिद्ध पूछ ले तो भी आपको ये ध्यान में रखना। अब देखो ये प्रश्न क्यों बना भाई, भांजा, भांजा का नहीं पूछा, कन्हैरी का नहीं पूछा, बड़े से का नहीं पूछा, कार्ले का ही क्यों पूछा, क्योंकि सातवाहन कालीन जितने भी चैत्य थे उनमें सबसे विशाल है, इसलिए प्रश्न बना है। इसलिए तैयारी करते वक्त शुंग और सातवाहन जरूर रखना। इसमें कुषाण भी आता है, पर तो कुषाण का इतना प्रश्न नहीं बन सकता क्योंकि वो क्या था, विदेशी था। इसमें शेख सीतियन भी आते हैं, इसमें शक पल्लव भी आते हैं, परंतु वो इतने उपयोगी नहीं है। जिनका रिलेटिव संबंध भारत से रहा है मूलतः, तो वो चीजें शुंग और सातवाहन आप जरूर दिमाग में, और सातवाहन वाला दिमाग रखना। ठीक है। कार्ले का जो चैत्य है वो पुलुमावी के काल में बना था। सातवाहन शासक पुलुमावी के काल में ये बनाया गया था, और ये सबसे विशाल चैत्य, सबसे सुरक्षित और सबसे प्रसिद्ध चैत्य माना जाता है। ठीक है। अब ये देखो, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, वैसे इतना भी कठिन नहीं है, इसको हम कठिन नहीं मान सकते। निम्नलिखित में से कथनों का अध्ययन कीजिए और विकल्पों का सही विकल्प चुनिए। ठीक है। कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे, बिल्कुल ये तो सही कथन है, क्योंकि भगवान शिव के उपासक कुछ शासक हमें जानकारी मिलती। ठीक है। ये कथन बिल्कुल सही कथन है। सभी होता तो गलत होता, सभी यहाँ होता ना सभी, तो ये कथन गलत हो जाता, क्योंकि कुछ ऐसे शासक थे जो ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन दे रहे थे, कुछ ऐसे शासक थे जो बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया था, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है। मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्यता विशेषता बन गई है, ये हमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है। चाहे हम कितने भी गुप्त कालीन मंदिर देख लें, सारे में लगभग मूर्ति पूजा का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया था। वैसे तो गुप्त काल और गुप्त काल का चंद्रगुप्त द्वितीय का शासक ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान का काल माना जाता है, फिर भी गुप्त राजाओं ने किसी एक धर्म संप्रदाय के प्रति नहीं थे, बल्कि वो विष्णु के भी उपासक रहे, वो शिव के भी उपासक रहे हैं, वो ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन करने वाले भी थे और कुछ जैन धर्म को भी प्रोत्साहन करने वाले थे। जब हम कुमारगुप्त पढ़ते ना, कुमारगुप्त पढ़ते हो, उसके लेख में जैना नाम का युक्ति मिलता है। ठीक है। जैना नाम का युक्ति मिलता है कुमारगुप्त के कोह स्तंभ लेख में हमें जानकारी मिलती है कि जैन धर्म के साधुओं को भी उन्होंने संरक्षण दिया था। तो विभिन्न धर्मों के संप्रदाय की वास्तविक ठीक है, तो ये सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। सभी कथन क्या है, सत्य। ये बेसिक प्रश्न है, ये समझ का प्रश्न है ना, कोई इसको रटने से काम नहीं चलता। देखो प्रश्न क्या बना है, वराहमिहिर की व्रत संहिता की रचना हुई थी। वराहमिहिर की व्रत संहिता की रचना हुई थी। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूजन हो गए, सिर्फ वराहमिहिर ही देखते हैं, उनकी रचना का पूछा है, ना कि वराहमिहिर का जन्म। वराहमिहिर का जन्म नहीं पूछा है, यहाँ इसकी रचना का पूछा है। बहुत सारे विद्यार्थी यही ढेर हो गए थे, 5वीं शताब्दी करके आ गए थे, परंतु 5वीं शताब्दी में इनका जन्म है, जबकि इसकी रचना है वो 6ठी शताब्दी में की गई थी। 6ठी शताब्दी में वराहमिहिर ने व्रत संहिता नामक पुस्तक की रचना की थी। और भी इसकी एक सबसे प्रसिद्ध किताब है पंच सिद्धांतिका। ये सबसे इसकी प्रसिद्ध रचना है, इसके बारे में कॉलेज लेक्चरर प्रश्न पढ़ाता। वृहद जातक ये भी उसकी एक रचना है, तो बहुत सारी इसकी रचनाएं हैं, ये लगभग गुप्त काल के माने जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये तो बेसिक प्रश्न है कि निम्न में से पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन था। पुष्टि मार्ग का संस्थापक, ये सबसे बेसिक पठन है। जब भी आप भक्ति आंदोलन पढ़ते हो, तो भक्ति आंदोलन में हम 4 विचारधाराएं पढ़ते हैं।
चारों विचारधाराओं में ये चौथी विचारधारा मानता है कि पुष्टि मार्ग के संप्रदाय के थे तो वो वल्लभाचार्य थे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ बताने की बात नहीं। ये किताब सबसे टफ प्रश्न, ये सबसे टफ प्रश्न बना है कि कशफ अल महजूब पुस्तक का लेखक कौन था, तो वो था अल हुजुआरी। वो कौन था? अल हुजुआरी था। ये सूफी संप्रदाय से संबंधित प्रश्न बना है। तो ये प्रश्न सबसे, मुझे लगता है सबसे टफ प्रश्न और बहुत कम किताबों में जानकारी दी गई थी। इसलिए मैं कहता हूँ 2 या 3 प्रश्न हमेशा ही कठिन बनते हैं, बाकी 14 और 15 प्रश्न बेसिक होते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न देखो। अब इस प्रश्न में क्या कठिन, मुझे कुछ कठिन लगा नहीं। गुप्त शासक अकबर के समय निर्मित प्रथम इमारत निम्न में से कौन सी थी? ठीक है ना, देखो मुगल काल जब भी पढ़ते हो ना तो आपके सिलेबस में प्रशासन है, ठीक है, स्थापत्य कला है। ये सबसे उपयोगी टॉपिक है। जब भी आप प्रशासन पढ़ते हो, प्रशासन में मुख्यतः केंद्रीय प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख 4 अधिकारी, आप 4 विभाग जरूर ध्यान कर लेना। स्थापत्य कला में आप अकबर और जहांगीर के बारे में, अकबर जहांगीर शाहजहां के बारे में मुख्यतः ये चीजें याद कर लेना, चाहे वो इनके निर्माण के बाग हो या फिर इनकी मंदिर हो, सॉरी इनकी जो मस्जिदें थी वो आप जरूर दिमाग में रखना। अकबर के समय निर्मित प्रथम इमारत निम्न में से कौन थी? मतलब जब मुगल शासक अकबर बना तो मुगल शासक अकबर के द्वारा प्रथम निर्मित इमारत कौन थी? तो वो था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा, 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा भी माना जाता है। और इसमें पहली बार गुम्बद का प्रयोग, ये भी हम पढ़ते हैं। पहली बार मुगल काल में पहली बार गुम्बद का प्रयोग भी हुमायूं के मकबरे में किया गया था। तो हुमायूं की बीबी ने, हुमायूं की पत्नी ने हुमायूं का मकबरे का निर्माण कराया था। और किस काल में करवाया था? वो अकबर के काल में करवाया। ठीक है, अच्छा प्रश्न ये देखो, है ना। अब देखो शिवाजी के बारे में प्रश्न कठिन बनने लग गए हैं, क्योंकि देखो शिवाजी की टॉपिक ही है शिवाजी की विजय और उपलब्धियां। ठीक है ना, तो शिवाजी की जितनी भी उपलब्धियां हैं, चाहे वो ठीक है, शिवाजी निम्नलिखित में से किस मराठा प्रमुख से जावली को विजय प्राप्त की थी? जावली की विजय मानते हैं कि शिवाजी की सर्वाधिक प्रसिद्ध विजय और सर्व प्रमुख विजय है। जावली की विजय के बाद ही शिवाजी का प्रभाव बढ़ने लगा था और फिर मुगलों से टकरार हुई थी। ये लगभग बात है। ठीक है, प्रश्न यही पूछा ना कि मराठा किस प्रमुख की विजय बात की थी? तो वह थे चंद्रराव मौर्य। ठीक है ना, चंद्रराव मौर्य जावली में नियुक्त अधिकारी थे और जावली में शिवाजी ने इनको हराकर पराजित किया था। लगभग ये 1556 की बात है। लगभग 1556 की बात है कि जावली की विजय शिवाजी की सर्व प्रमुख विजय थी। इसके बाद शिवाजी का प्रभाव बढ़ने लगा। फिर औरंगजेब के आने से इन दोनों के बीच तकरार हमेशा ही बना रहा था। तो शिवाजी की विजय जरूर याद रखना, चाहे वो कोडाना की विजय हो, ठीक है ना, मालोजी तानसूरे वाले की विजय हो, या फिर सूरत की दोनों लूट हो, फिर शाइस्ता खां के द्वारा जो आक्रमण है उसका सामना करना हो, या फिर विजयनगर ने जो व्यक्ति भेजा था, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, उसकी विजय हो, या फिर बहुत सारी इनकी विजय है। और सबसे प्रमुख चीज है कि प्रशासन। शिवाजी का जब भी प्रश्न बनता है प्रशासन का अष्टप्रधान, शिवाजी का अष्टप्रधान आप रट लेना। आज का अष्टप्रधान के पद का क्या अर्थ है और पद पर कौन नियुक्त था, उनका वाक्यान्वयन कौन था, उनका प्रधानमंत्री कौन था, उनका वित्त मंत्री कौन था, उनका विदेश मंत्री कौन था, तो वो आप दिमाग में जरूर याद कर लें। ठीक है, इस परीक्षा का सबसे बेस्ट प्रश्न, मेरे अनुसार सबसे बेस्ट प्रश्न है कि 1870 क्रांति के दौरान जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? देखो नाम तो कुंवर सिंह है, परंतु इनकी आयु कितनी थी? ये लगभग 80 साल के थे। 80 साल के लगभग इनकी आयु थी। नाम इनका कुंवर सिंह है। इनकी मृत्यु के बाद क्रांति का नेतृत्व संभालने वाला कौन था? तो वो अमर सिंह था।
इसलिए मैं कहता हूँ ऑथेंटिक किताबें पढ़ा करो। फिर दिक्कत ये आती है कि सर एक टॉपिक के लिए ऑथेंटिक किताबें नहीं पढ़ी जाती, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कॉलेज वैकेटा में आपको ऐसे पर्सन मिलते हैं और संस्कृत विभाग में स्पेशली ऐसे पर्सन बनते हैं, बहुत टफ पर्सन बनते हैं, और ये तो पर्सन बहुत शानदार है, ठीक है। अगर कोई रिपीट हो जाए तो गलत कभी भी मत करना, है ना। अब ये देखो, आपके टॉपिक है कांग्रेस का उदय, ठीक है ना। ये टॉपिक आपके लगता है, और कांग्रेस के उदय में हमेशा ही अभी तक जो पर्सन बने हैं वो अधिवेशन के बारे में बने हैं। अभी तक जितने भी पर्सन बने हैं या तो अधिवेशन के बारे में बने हैं या कथनों के बारे में बने हैं। कांग्रेस की स्थापना के बारे में जिन विविध भिन्न प्रकार के लोगों ने जो मत दिए ना, जो कथन के हैं, या तो कथनों के बारे में प्रश्न बना है, या फिर अधिवेशनों के बारे में इनके अध्यक्ष पूछ लेता है, या तो फिर तिथि पूछ लेता है, कुछ ना कुछ पूछ लेता है। अब 1890 में कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छठे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो छठे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला था फिरोज शाह मेहता। छठे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? फिरोज शाह मेहता था, ठीक है ना। इस टॉपिक में आप तो अधिवेशन याद कर लेना, और उनके कथन, जितने भी लोगों के कथन कहे हैं, चाहे लाला लाजपत राय के हो और भी अन्य कथन, वो आप जरूर दिमाग में रखना, ठीक है। ये देखो, ये भी प्रश्न अच्छा है कि 1917 के मॉन्टेग्यू की घोषणा, ऐतिहासिक घोषणा के बाद होम रूल आंदोलन को किसने समाप्त किया था? होम रूल आंदोलन लाला बाल गंगाधर, एक तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों के द्वारा ही अलग अलग अपने क्षेत्रों में आंदोलन शुरू किया गया था। जो सर्वव्यापक आंदोलन था वो एनी बेसेंट का था, जबकि बाल गंगाधर तिलक का आंदोलन बहुत सीमित आंदोलन रहा था। इनकी हजारों शाखाएं खुली थी और इनके 4 या 5 शाखाओं में ये सीमित हो गए। नेहरू, जिन्ना जैसे लोग भी एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में शामिल हुए थे, और ये प्रश्न पूछ रहा है, इसका आरपीसी ने उत्तर माना है एनी बेसेंट, ठीक है। ये बहुत कम किताबों में ये जानकारी मिलती है, ये स्पष्ट कहीं लिखा कहीं नहीं मिला है कि इसके बाद ये आंदोलन किसने समाप्त किया, तो एनी बेसेंट का इसका उत्तर मानना है, ठीक है। तो हमको भी उसका उत्तर यही मानना है, ठीक है। कभी गलत मत करना, प्रश्न वापस बन जाए तो। ये देखो, ये प्रश्न अभी आरएस में वापस रिपीट हुआ, देखो सेम डिटो प्रश्न रिपीट हुआ है। असहयोग मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, 1920 में असहयोग प्रस्ताव को लाने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, और विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। और दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये विशेष अधिवेशन था, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था, और वार्षिक अधिवेशन हुआ था 20 में नागपुर में, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी विजय राघवाचार्य, ठीक है। ये देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है ना। देखो, जब भी आप सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ते हो ना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार आप जरूर दिमाग में रखना। आजकल प्रश्न बहुत शानदार पढ़ते हैं, विस्तार जरूर याद रखना। चाहे वो दक्षिण भारत में विस्तार हो, चाहे वो धरासना में विस्तार हो, चाहे वो असम बिहार में विस्तार हो, तो उन विस्तार के नाम जरूर आप दिमाग रखना। और धरासना में नमक कानून किसने तोड़ा था? तो वो थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। इन्होंने भी धरासना के समुद्र तट पे जाकर नमक कानून विरोध को तोड़ा था, यात्राएं, लंबी यात्राएं की थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। अब देखो, ये भी जातीय सरकार का प्रश्न हमेशा ही बनता है, हमेशा प्रश्न बनता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित ताम्रलिप्ति जातीय सरकार का नेता कौन था? तो ताम्रलिप्ति जातीय सरकार विशेष कहाँ बनी थी? असम में बनी थी। असम की ताम्रलिप्ति जातीय सरकार बनी थी, और इस सरकार का प्रमुख नेता कौन था? तो वो था सतीश चंद्र सामंत। सतीश चंद्र सामंत ने इस सामंत सरकार की स्थापना की थी, और ये सर्वाधिक लंबी चलने वाली, ये प्रश्न भी कई बार बनता है कि सर्वाधिक लंबी चलने वाली प्रांत जातीय सरकार कौन सी थी?
स्थापित जातीय सरकार में कौन सी थी? तो सर्वाधिक लंबी चलने वाली कौन सी थी? ताम्रलिप्त की जातीय सरकार थी। ठीक है, ये सतीश चंद्र सामंत के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, तो इनके अलावा 2 या 3 17 की है, वो भी आप याद के करनी है। ठीक है, 2% विश्व इतिहास के बने हैं। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जनरल वॉशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का कमांडर नियुक्त किया गया। ठीक है ना। अब देखो, जब भी हम अमेरिका वाला पढ़ते हैं ना, तो अमेरिका क्रांति के सबसे मुख्य बिंदु है, एक तो एक्ट याद करना। एक्ट कौन से एक्ट किस वर्ष लागू किए थे? क्वार्टरिंग एक्ट हो, वो शुगर एक्ट हो, या फिर मोलेलोज एक्ट हो, वो 3-4 एक्ट याद करना। दूसरी चीज है कि सम्मेलन याद करना और युद्ध। ठीक है ना, ये 3 चीजें जरूर याद करना कि कौन से एक्ट थे, किस वजह से, किस कारण से ये घटनाएं बढ़ी थी। और प्रथम और द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का ये आयोजन देखना, और युद्ध की घटनाओं, चाहे वो लेक्सिंगटन की लड़ाइयाँ हो, चाहे वो हयाटाउन का युद्ध हो, या फिर और भी 2 या 3 युद्ध। ठीक है, तो वो कानकोर्ड का युद्ध हो। ठीक है, युद्ध ध्यान रखना। और जनरल वॉशिंगटन को कमांडर बनाया गया था द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। ठीक है ना। देखो, प्रथम और द्वितीय, प्रथम होती है 1774 में, द्वितीय होती है 1775 में। 10 सितंबर 1574 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। इसका अध्यक्ष था हेन होक, याद रखना, हेन होक की अध्यक्षता में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया था फिलाडेल्फिया। ठीक है, फिलाडेल्फिया में एडम स्मिथ, याद रखना, एडम स्मिथ नाम मुझे जहां तक याद है। एडम स्मिथ के प्रस्ताव पर अमेरिकी सेना का नेतृत्व किससे कमांडर बनाया गया था? वो वॉशिंगटन को बनाया गया था। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में इंग्लैंड से व्यापारिक संबंध विच्छेद करने का निर्णय लिया था, तो वो भी आप दिमाग में जरूर रखना। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। देखो, सबसे अच्छा प्रश्न ये है कि फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने किसके प्रस्ताव पर मानव अधिकारों की घोषणा की थी? ठीक है, मानव अधिकारों की घोषणा होती है 27 अगस्त, डेट याद रखना, 27 अगस्त 1799। 27 अगस्त 1799 को फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के द्वारा मानव अधिकार की घोषणा होती है, और उस मानव अधिकार के घोषणा पत्र जारी करने वाला कौन था? तो वो लाफायते था। लाफायते के द्वारा मानव अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया था, और इस घोषणा पत्र पर एक्टन ने कहा था कि नेपोलियन की 40 विजयों से अधिक महत्वपूर्ण है ये कागज का टुकड़ा। ठीक है, तो एक्टन का ये कथन जरूर आप दिमाग में रखना, ये डेट जरूर दिमाग में रखना, और फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रीय सभा का ये कार्य था, ये भी आप दिमाग में जरूर रखना। ठीक है, तो ये थे प्रश्न। लगभग मैं आपको बता दूं 19 प्रश्न है, 14% बेसिक, 14% बेसिक, 5% है कठिन। 14 आप कर लो, बेसिक में से 1 या 2 कर लो। 15-16 का स्कोर मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट होता है, और इतना तो मुझे लगता है कि आप कर सकते। इस प्रश्न पत्र को मैंने हल करवाया है, मेरा यही उद्देश्य है कि आप जब भी तैयारी शुरू करो, पहले ये चीज देखा करो कि हमारे लिए ये पूछा हुआ है, और मैं किस प्रकार मैटर को तैयार करूं, कौन सी चीजें मुझे पढ़नी अधिक उपयोगी है। भाई, मैंने आपको कहा, एक चीज मैंने आपको समझाई कि जब भी अमेरिका का पढ़ो ना, एक्ट याद करो। ठीक है, सम्मेलन का प्रश्न हर बार बनता है, याद करो। प्रथम महाद्वीपीय, द्वितीय महाद्वीपीय, और युद्ध की घटना जरूर याद करना। कर्म द्वय कभी भी प्रश्न पूछ सकते, इतना बहुत है। ठीक है ना। वैसे मैंने हर बिंदु का मैंने आपको बताया है, और उम्मीद है कि आप कुछ इस वीडियो से सीखोगे, और 2022 की जो सेकेंड ग्रेड सामाजिक है उसका भी मैं हल करवाने का प्रयास करूंगा, ताकि और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। और प्रयास किया है कि ऑथेंटिक उत्तर बताने का आपको, और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, तो देखते रहो। जो साथी आपके सामाजिक से तैयारी कर रहे हैं, इतिहास भाग में बेस्ट करवा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, और आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते रहो, और अपने साथियों को अपने मन से यहाँ जोड़ सकते हो।
धन्यवाद।